हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है और उसका आज ये लेक्चर नंबर 9 है, जो कि हम रमेश सिंह बुक से कवर कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 5 जिसके हम टॉपिक करेंगे वो इंक्लूसिविटी, इन्वेस्टमेंट मॉडल वगैरह को। और इफ अगर आपको ये लेक्चर लाइव अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या गूगल फॉर्म भर के। और सेम विद सी सेट का भी सेम ऐसा ही है। इफ अगर आपको अटेंड करना है लाइव तो वो रात में 9 बजे होता है। और इफ आप लोगों को कुछ भी ऐसा डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, वो मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि लेक्चर है। और इस बैच की जो सिर्फ फीस है वो क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड नथिंग मोर देन दैट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। और एक और चीज मैं बता दूं कि इफ अगर आपने किसी भी बुक से इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आपको रमेश सिंह फॉलो करनी है। कंसेप्ट हर एक बुक में सेम है, आगे पीछे होगा बट कंसेप्ट सेम रहेगा, नो इशू। जो बुक पढ़ रहे हैं उसी से रिवाइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ओके। ओ अच्छा, ये कल का सी सेट वाला क्वेश्चन रात में जो हमने करा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। आज हम कल हमने फिनिश कर दिया था एमपी लेड वगैरह ये सब करके। ठीक, एमपी लेट भी आज हम स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट मॉडल से। इंक्लूसिव ग्रोथ से स्टार्ट करते हैं, चलो। इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ते हैं पहले कि बेसिकली ये क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल। इंक्लूसिव ग्रोथ ये छोटा सा टॉपिक है, पहले ही बता देता हूँ। राइटिंग पे ध्यान मत देना क्योंकि ये मेरे को कहाँ लिखना पड़ता है, मोबाइल पे। तो इस वजह से राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ जाती है, वरना इतनी गंदी राइटिंग नहीं है। गंदी हो है भी तो इतनी गंदी नहीं है। इंक्लूसिव ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है एक ग्रोथ, मतलब जस्ट लाइक आप ऐसे समझो कि हम सबको लेके चल रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट सिर्फ एक पर्सन का नहीं हो रहा है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि अमीर ही अमीर बनेगा, वो वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, अमीर ही अमीर बनेगा। बट यहाँ पे क्या है कि हम सबको लेके चलेंगे, अमीर ही अमीर नहीं बनेगा, यहाँ पे सब लोग अमीर बनेंगे। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बनेंगे। ठीक, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि सब लोग अमीर बनेंगे। अब अमीर का मतलब ये नहीं कि कल को सब लोग अंबानी बन जाएं, बोलें कि सर हम तो अंबानी बनेंगे, हम तो अंबानी नहीं बन पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो एक डेवलपमेंट होगा वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन का होगा। हाँ, भले से ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो आपके जो ट्राइबल पीपल हैं उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस दे दे, या उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्कीम ले आए, या वुमन या चाइल्ड हैं उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा दे। ठीक, या कोई एक अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है, जस्ट लाइक जैसे पीवीटीजीस होते हैं, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजीस होते हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स चला दे। मतलब डेवलपमेंट सबका होना है, ग्रोथ सबकी होनी है। इट डजेंट मीन कि किसी को भी पीछे छोड़ना है। बट यहाँ पे हल्का सा चीज ये हो सकता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ अलग से एक एक्स्ट्रा चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि उनको भी एक मेन स्ट्रीम लाइन से जोड़ दिया जाए। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि ट्राइबल के लिए लिया है, या वुमेन एंड चाइल्ड वगैरह के लिए स्पेशली लिया है, या पीवीटीजीस के लिए लिया है, या उनको कोई ऐसा एरिया लगा है कि हाँ भाई उसका डेवलपमेंट जरूरी है, वहां पे और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करना है। जस्ट लाइक जैसे मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के पीपल के लिए उनको कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक, तो वो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक, मतलब बेसिकली ये है कि सबका ग्रोथ करना है साथ में, ऐसा नहीं कि किसी एक पे ही आप फोकस लेके चल रहे हैं। इसके अगर आप देखेंगे तो इसमें एक जो यूएनडीपी का 11th प्लान वगैरह आया था उसमें भी ये बताया गया था कि हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आनी है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ ऑल, इक्वलिटी फॉर ऑल, एक तरीके से ऐसे समझ लो, या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल।
ठीक, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए लेके आ जाएंगे। आप कोई भी चीज अगर लेके आ रहे हैं, कुछ भी इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, ठीक, ये बेसिकली अगर देखा जाए तो 2000 और 2001 के बीच में ये काफी चीज प्रचलित हुई थी, जिसको हम इंक्लूसिवनेस से जानते हैं। इंक्लूसिवनेस इंक्लूसिवनेस बेसिकली ये उस टाइम पे इन्होंने काफी थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया, इसके रिगार्डिंग में इकोनॉमिक रिफॉर्म भी करे अगर देखा जाएगा तो। और बेसिकली इनका मेन एम क्या था कि जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको भी आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, उसको भी आप साथ लेंगे। ठीक, अब इसमें ये एक स्लोगन भी लेके आते हैं, जस्ट लाइक जैसे 12th 5 ईयर प्लान में लेके आए थे, जो कि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ करके। ठीक, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जिस टाइम पे 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो उस टाइम पे क्या था, 2012 2012 से लेकर 17 तक था, इस बीच में एनडीए गवर्नमेंट भी आ गई थी। तो इन्होंने क्या बोला कि हम क्या लेके चलेंगे, एक तरीके से फास्टर सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ। सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबल, चलो डॉट कर देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आईजी लिख दिया। अब अगर आप देखेंगे सर इंक्लूसिव ग्रोथ अब इन्होंने कैसे कैसे करी, जस्ट लाइक जैसे जो लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन जिन लोगों का नहीं था, फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द सेंस कि जस्ट लाइक जैसे जो लोग बैंकिंग से नहीं जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, तो क्या करा गया, गवर्नमेंट क्या लेके आई, प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आ गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना लेके आ गई वो। ठीक, तो उसके थ्रू क्या हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्यों, क्योंकि सब लोगों को इन्होंने क्या करा, बैंकिंग से जोड़ा। ठीक, बैंकिंग से जोड़ा। अच्छा प्लीज एक बार माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक, अब क्या था, अब इन्होंने बैंकिंग से जोड़ा, तो इसका फायदा क्या मिला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा, डीबीटी। डीबीटी। ठीक, तो ये क्यों करा गया, क्योंकि जो बीच के जो लूप होल्स होते थे, इनको इन्होंने साइड लाइन करने के लिए, लूप होल्स को साइड लाइन करने के लिए, कई बार क्या होता था कि जितना पैसा ऊपर से आया है उतना पैसा इन लोगों के पास नहीं जाता था। और जो, अगर आप देखें मतलब काफी लोग, प्लीज माइक एक बार ऑफ कर लीजिए। चलो ठीक है। तो जो लोग मतलब बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए थे, तो उन लोगों को जोड़ा गया। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने जो इनके अकाउंट्स थे वो जीरो मतलब जीरो बैलेंस पे खोले, ताकि जो लोग आए अकाउंट खोले। और आपको और पता होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे तो बहुत ज्यादा चीजें और अच्छे से लेवल पे होने लगी थी। ठीक, तो बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे हुआ कि उनको अकाउंट से जोड़ा गया, यानी कि बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। जो लोग, आप अगर रूरल एरियाज में देखें, तो पहले जो पीपल थे उनके इतने अकाउंट नहीं थे, उनको नहीं पता था कि कैसे क्या चीज करनी है क्या नहीं करना है। तो वो किसी दूसरे के अकाउंट में, किसी रिलेटिव के अकाउंट में पैसे डालते थे। ठीक, लेकिन आज वो अपने खुद के अकाउंट में पैसे डालते हैं। आज उनके पास खुद का एक अकाउंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग या जो एक हाईली प्रिविलेज सेक्शन है वही बैंकिंग का यूज करें। ये प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। ओके, ठीक, ओके। तो यानी कि सबको फाइनेंशियली इंक्लूड करा गया है इसके अंदर में, और उससे सीधा सीधा आपको पता है डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली चीजें भी होने लगी। अब इसमें क्या होता है कि सर इंक्लूसिव ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार में सरकार सब कुछ कर देती है। तो इसके लिए क्या लाया जाता है, इसके लिए लाया जाता है शॉर्ट टर्म पॉलिसी, एक होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी। अब आप बोलेंगे कि सर ये कैसे, आप जिस टाइम पे एथिक्स पढ़ते हैं, एथिक्स के अंदर में आपको दो तरीके के सॉल्यूशन देने होते हैं। जिस टाइम पे आप कोई एक केस स्टडी को सॉल्व करते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसका क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है अभी के लिए फिलहाल में, और लॉन्ग टर्म में इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। इस तरीके से लिखते हैं ना केस स्टडी। अगर अभी जो न्यू है, जिस टाइम पे वो एथिक्स की केस स्टडी करेंगे, तो उस टाइम पे आप जानेंगे कि किस तरीके से हमको, अगर जैसे कोई प्रॉब्लम आई है, मान लीजिए अब डिस्ट्रिक्ट के डीएम है, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया गया, आपके सामने प्रॉब्लम आया कि आपके वहां पे कम्युनल वायलेंस होने लगा। अब कम्युनल वायलेंस हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म मेजर लेंगे कि इस कम्युनल वायलेंस को कैसे खत्म करा जाए। जस्ट लाइक अभी का आपको संभल जो एरिया है यूपी में पड़ता है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के पास ही है वैसे।
संभल जो यूपी में एरिया पड़ता है, अभी वहां पे आपको वॉयलेंस देखने को मिला, तो ऐसा तो नहीं है वो, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या जो एसपी साहब है वहां के, विश्नोई जी, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेके चलेंगे? सबसे पहले वो वहां के वॉयलेंस को कम करेंगे ना। सबसे पहले उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उसको कम करना, तो शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए। अब इस तरीके की घटना आगे ना हो तो उन्होंने क्या करा कि लॉन्ग टर्म मेजर्स लेंगे उस डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि इस तरीके की घटना अगर आगे होंगी तो इस तरीके से हम उनको रोकेंगे। तो ऐसे हम लिखते हैं, सेम विद दिस। माइक प्लीज आप म्यूट कर लिया करिए जो आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो इशू हो जाता है थोड़ा सा। ओके। अब क्या होता है कि अब गवर्नमेंट भी इस तरीके से करेगा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से ही वो कुछ ऐसे सॉल्यूशन ले आए कि सबको इंक्लूड कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए पहले वो एक शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेके आती है, फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसी करते हैं। अब शॉर्ट टर्म पॉलिसी लेके आई, शॉर्ट टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी का क्या एम होता है और किस तरीके से लेके आती है गवर्नमेंट, ये देख लेना। इंक्लूसिविटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, यूपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था इंक्लूसिविटी से, जहां तक मेरे ध्यान आ रहा है, ईयर तो मेरे ध्यान नहीं है बट पूछा गया था। ठीक। अब इनका क्या फोकस रहता है इन शॉर्ट टर्म पॉलिसी में? मैं एकदम मेंस के हिसाब से ही पॉइंट लिखता हूँ बेसिकली, और अभी भी मैं उसी हिसाब से लिखूंगा। तो इनका जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज का जो मेन एम रहता है वो ये रहता है कि सबसे पहले कि फूड एंड न्यूट्रिशन फिलहाल के लिए अच्छा करा जाए। फूड एंड न्यूट्रिशन काफी अच्छे तरीके से एक बेटर लेवल पे लेके जाया जाए। ठीक। और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, वरना फिर मैं, अच्छा नहीं लगेगा मैं सबका म्यूट करूं। प्लीज, आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा इशू हो जाता है। चलिए ठीक है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन पे इनका मेन फोकस रहता है। इसके लिए रिगार्डिंग अगर पहले भी देखें तो गवर्नमेंट क्या क्या चीजें लेके आई थी? अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा अंत्योदय, मिड डे मील स्कीम, या इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वगैरह भी लेके आई। तो इनका जो मेन शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कि हाँ अभी फिलहाल में हमें इन पे फोकस करना है। ठीक। फूड एंड न्यूट्रिशन पे करेंगे, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन पे, हेल्थ हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन पे, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने, आपको पता है क्या क्या कर रहा था, नेशनल हेल्थ हेल्थ मिशन लेके आए थे, टोटल सैनिटेशन कैंपेन लेके आए थे, आशा मिशन इंद्रधनुष लेके आए थे। उसके बाद आपको पता है कि जो एनडीए गवर्नमेंट था, जो कि उसका बहुत अच्छे तरीके से लेवल पे जो एक चला था, क्या, स्वच्छ भारत अभियान, है कि नहीं, स्वच्छ भारत अभियान लेके आए थे, जिससे कि वो हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन पे फोकस कर सके। उसके अलावा इनका मेन फोकस क्या रहता है शॉर्ट टर्म पॉलिसी में? हाउसिंग, यानी कि सबको हाउसिंग मिले। इसके लिए कौन सा योजना वगैरह चली थी अगर पहले की भी देखी जाए तो? इंदिरा आवास योजना करके चली थी, राजीव आवास योजना चली थी। ये मैं जो बता रहा हूँ ना योजना, ये आप को मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप करंट की योजना ड्यान रखना, ये तो मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन सी योजना पहले भी चली थी या चलती भी हैं अभी। ठीक। तो हाउसिंग पे इनका फोकस रहता है। एक रहता है ड्रिंकिंग वाटर पे, ड्रिंकिंग वाटर पे शॉर्ट टर्म पॉलिसी में, ड्रिंकिंग वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर पे। अब मान लीजिए कि ये आपको मेंस में तो हेल्प करेगा, अब मान लीजिए आपको डीएम बना दिया जाता है और वहां पे ये सारी चीजें हेलो नहीं है, सर। आपको बोला जाए हेलो। सर, पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम जो है वो क्या शॉर्ट टर्म पॉलिसी में इंक्लूड होगा? नहीं देखो, ऐसा नहीं है कि ये जो जितनी भी स्कीम्स हैं वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी में ही आती हैं, ये बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए लेके आए थे इन इन सिस्टम को, ऐसा नहीं है कि वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी की ही स्कीम है। मतलब बेसिकली इन्होंने फोकस करा तो उसके लिए वो स्कीम चालू कर दी, अब वो स्कीम लंबे समय तक चल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक दो साल के लिए चलती है। उन्होंने इस चीज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो स्कीम चालू करी, या उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को चालू करने के लिए वो स्कीम चालू करी है, हाउसिंग को चालू करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम सिर्फ 6 महीने की होती है, एक साल की होती है। ठीक। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, कई कई बार 5 5 साल हो जाता है, 6 6 साल हो जाता है, 7 7 साल, 8 8 साल, 10 10 साल। ठीक। क्योंकि ये एक मतलब अगर देखेंगे तो ये लार्ज लेवल की बात है ना, ऐसा नहीं कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने की, है कि नहीं? तो स्कीम को ऐसे डिफाइन नहीं करा जा सकता कि वो एक शॉर्ट टर्म स्कीम है या वो, बट हाँ कुछ स्कीम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लाई जाती हैं। बट हाँ मैक्सिमम ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए चले। अब जैसे नरेगा थी 2005 में लेके आए थे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वो आज भी कंटिन्यूटी है। वो लाई क्यों थे? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा।
ठीक। तो यानी कि इन पे फोकस रखने के लिए वो लेके आए हैं कि सबसे पहले हमें इनको ध्यान में रख के कोई स्कीम बनानी है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि सबसे पहले वो इस पे फोकस रख रहे हैं कि इन पे फोकस रखेंगे और फिर हम कोई स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे। लॉन्ग टर्म चल रही है, नो इशू। लेकिन प्राइमरी फोकस जो है वो उनका ये है कि पहले इन पे फोकस रखना है। ड्रिंकिंग वाटर के अलावा जस्ट लाइक जैसे एजुकेशन सिस्टम पे, कि एजुकेशन सिस्टम के रिगार्डिंग भी भाई कुछ लेके आते हैं सबसे पहले। तो वो सर्व शिक्षा अभियान ले आए, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ले आए, वो मॉडल स्कूल स्कीम ले आए। ठीक। तो यानी कि प्राइमरी फोकस उनको इस पे रखना है। ठीक। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको बताया संभल के अंदर वायलेंस हुआ, तो एसपी साहब को सबसे पहले प्राइमरी फोकस किस पे रखना है? प्राइमरी फोकस रखना है कि भाई वो वायलेंस कम होना चाहिए। अब उसके लिए वो जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं वो लॉन्ग टर्म में भी उसको मे भी हो सके उसको लें, तो वो आगे भी इस तरीके की गतिविधि ना हो या वायलेंस ना आपको देखने को मिले। ठीक। तो ऐसे किसी भी स्कीम को ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते कि वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, बट हाँ, कई बार कुछ स्कीम शॉर्ट टर्म के लिए भी आ जाती हैं, जस्ट लाइक जैसे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए, जस्ट लाइक जैसे कोरोना के टाइम पे आई थी कुछ स्कीम। ठीक। तो ये बट ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी का प्राइमरी फोकस रहता है, ये ध्यान रखना। इफ अगर पूछ लिया जाए शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के, अगर देखा जाए तो प्राइमरी कंसर्न क्या रहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके प्राइमरी, वो किस चीज पे फोकस करेंगे। ठीक। वहीं पे अगर लॉन्ग टर्म लेके आए जा सके, देखो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो कि बहुत, जिनको टाइम चाहिए एलिवेट करने के लिए। अब मान लीजिए जैसे लॉन्ग टर्म पॉलिसी में, यार अगर किसी एक देश में गरीबी है तो आप गरीबी को रातों रात या 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं हटा सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है थोड़ा सा। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसी के हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी। तो यानी कि जितनी भी स्कीम पॉवर्टी एलिवेशन वगैरह के लिए, मतलब खासकर पॉवर्टी एलिवेशन जैसी चीजें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी में आती हैं। क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत जल्दी से एलिवेट कर सकते हैं। ये चीज बहुत पुरानी है, और इसको हटाने के लिए भी टाइम चाहिए। ठीक। तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जस्ट लाइक आप तमाम तरीके के इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि पहले भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप स्कीम ले आए। ठीक। अब मैं यही बोलूं कि गवर्नमेंट का कंसर्न ही यही है, मान लेते हैं कि कोई एनडीए गवर्नमेंट आई, उसने सबसे पहले पॉवर्टी एलिवेशन ही करना चालू कर दिया। भाई पॉवर्टी एलिवेशन पे मैक्सिमम फोकस रहेगा तो लोग हेल्थ से बैठ जाएंगे, फूड एंड न्यूट्रिशन से चले जाएंगे, ये सारी चीजों पे फोकस ही नहीं रहेगा। अच्छी बात है कि आप पॉवर्टी एलिवेट करना चाह रहे हैं, पॉवर्टी एलिवेट होगी तो इनडायरेक्टली वो वाली चीजें भी हो जाती हैं, बट आप इसको एकदम से नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप विद इन एन ईयर कर देंगे। विद इन एन ईयर कर देंगे, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको आप धीरे धीरे करना पड़ेगा। अब जस्ट लाइक जैसे कि कई बार क्या होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ भी ये एक गलत फहमी हो जाती है, क्या, कि यूपीएससी आप 6 महीने में नहीं निकाल सकते ना। आप यूपीएससी का शॉर्ट टर्म नहीं ले सकते हैं। यूपीएससी को एटलीस्ट आपको 1.5 ईयर, 2 ईयर्स देने पड़ेंगे, सिलेबस कवर करने के लिए इतना टाइम चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 3 महीने पढ़ दिए हैं, 3 महीने पढ़ लिए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हम प्रीलिम्स दे देते हैं, यार देखो इससे बढ़िया है कि नहीं दे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जब सबको पता है कि ये 1.5 ईयर एटलीस्ट 2 ईयर्स मांगता है यूपीएससी एस्पिरेंट से, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक। अब उसके, अब आपने 3 महीने पढ़ा, अब आप फिर लूप होल में फंस जाते हैं। ठीक। तो सेम विद दिस कि भाई जो चीज लंबे टर्म की है उस पर उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा, और जो अभी शॉर्ट टर्म में हमें जिन पे ध्यान देना है वो एकदम नेसेसिटी वाली चीजें हैं, उन पे तो हमें देना ही है। बाकी जो एकदम जिस एरिया में एजुकेशन सिस्टम पहुंची ही नहीं है, जस्ट लाइक जैसे ट्राइबल एरियाज में एजुकेशन काफी अच्छी तरीके से नहीं होता है। ठीक। तो जहाँ पे एजुकेशन का एकदम पूरी तरीके से मतलब लैकिंग रहा है बहुत लार्ज लेवल पे, तो वहां पे एजुकेशन प्रमोट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप ट्राइबल एरियाज में सीधे जाओ और सीधा सबको पढ़ाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले उनको अडेप्टेबिलिटी करानी पड़ती है हर एक चीज की, भाई देखो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। उनको मेन स्ट्रीम लाइन से जोड़ना सबसे बड़ा एक मेन टास्क है, मेन स्ट्रीम लाइन से जोड़ना। ठीक। क्योंकि वो मेन स्ट्रीम लाइन से इतने जुड़े हुए नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता कि ये सारी चीजें ऐसे भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें भी करी। और ट्राइबल एरियाज के लिए काफी वो ई एम आर एस करके एक स्कीम चलती है ना यार, मेरे को मैं थोड़ा सा हल्का सा मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, ई एम आर एस या ई आर एम एस कुछ करके, ट्राइबल वगैरह के लिए ही है, ये स्कूलिंग के लिए, मेरे सर ध्यान एक नहीं आ रहा है मुझे। क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। मतलब जैसे ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है कि जैसे मतलब इतने सालों से
मतलब पॉवर्टी एलिवेट करने के लिए स्कीम्स आती है, पर हम्म। वो मतलब अभी भी देश में गरीबी है ही, तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं अदर देन कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, इसके अलावा और क्या पॉइंट्स है? अच्छा, मतलब सिंपल आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी भी गरीबी गरीबी क्यों है देश में इतना, मतलब सब कुछ सब्सिडी वगैरह फूड वगैरह देने के बाद भी। देखो उसके लिए आपको रिपोर्ट। अच्छा, एक बार माइक ऑफ कर लेना, जिसका भी ऑन है प्लीज। मतलब पंच। देखो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पेज पे रख लेते हैं कि पॉवर्टी जो है वो अभी भी है, और हमने इतनी सारी डिस्पाइट ऑफ सेवरल स्कीम्स, जो पॉवर्टी है वो अभी भी है। ठीक। तो अब हमें क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, या क्या मतलब बेसिकली हमें ऐसा क्या करना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले आपको इसमें डाटा कोट वगैरह करना पड़ेगा कि हाँ देखो, लूप होल्स को समझना पड़ेगा ना कि अभी भी पॉवर्टी क्यों है। अभी भी पॉवर्टी क्यों है, लूप होल्स। लूप होल्स कैसे, कि सर जो चीज जिसके पास पहुंचनी चाहिए वो उनके पास पहुंच नहीं रही है। जस्ट लाइक एमजी नरेगा की ही मैं बात कर लूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्कीम लाई गई। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि जिस चीज के लिए हमने स्कीम्स इतनी सारी, देखो मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कोई एक स्कीम चालू करी है, उसका मेन एम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसको पॉवर्टी एलिवेट करना है। गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट भी कर दिया, लेकिन उस स्कीम में एट लास्ट उसमें क्या ऐसी दिक्कतें आई जो कि अभी भी पॉवर्टी कंटिन्यूटी पे है। तो सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा, यानी कि लूप एक तरीके से जो चैलेंजेस अभी भी हम फेस कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें क्या करा गया था, डिजिटलाइजेशन वाली चीज करी गई थी। डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या था कि जो काफी लोग जो कि रूरल एरियाज में, जो कि इतने एजुकेटेड भी नहीं है, वो तब क्या इशू फेस कर रहे थे कि जस्ट लाइक जैसे मैंने कल भी बताया था कि सॉफ्टवेयर वगैरह वाली चीजें इंप्लीमेंट कर दी थी। और इम्प्लीमेंट करी तो जो सारी चीजें करता था वो कौन, सुपरवाइजर टाइप से करता था, सुपरवाइजर जो होता था, लेकिन वो भी अच्छी तरीके से वो चीजें नहीं कर रहा था। ठीक। और कई बार उनको अकाउंट में उनको पेमेंट, जो पेमेंट होता है वो भी नहीं पहुंच रहा था डीबीटी के थ्रू। ठीक। तो यानी कि जब ये लूप होल्स हैं, और या इसके अलावा आप ये भी देख लीजिए कि जस्ट लाइक जैसे पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जिन लोगों को जो चीज पहुंचनी चाहिए वो उनको पहुंच ही नहीं रही है। आज भी पीडीएस वो लेता है जिसके पास पूरी तरीके से इनकम सोर्स अच्छी तरीके से है, और या वो सक्षम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन लोगों को ये पहुंचनी चाहिए उनके पास पहुंच रही है। तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यानी कि सबसे पहले आपको चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको चैलेंजेस ये देखने पड़ेंगे कि जितनी भी अभी चीजें चल रही हैं उनमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और आप क्या वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। इसका मैं एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर बना के भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इस आंसर का। ठीक। कि किस तरीके से आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, किस तरीके से आपको चैलेंजेस लिखने हैं, किस तरीके से वे फॉरवर्ड लिखना है। ठीक है। हेलो। ओके सर। हाँ सर। और एक मतलब जैसे हम मतलब जो पुअर पीपल है उन्हें ऐसे दे देते हैं फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पर फिर वो ऐसे मतलब खुद से तो इसलिए एफर्ट्स नहीं करते ना इनकम बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनका मतलब एक तो उनकी थिंकिंग यही होते है बस सस्टेन करना है, ग्रो करने हम्म। वाली होती नहीं ज्यादा। तो ऐसे फूड दे देंगे तो और वो फिर कुछ करते ही नहीं। नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा देखो, ये बात हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच में कह सकते हैं। जो आपका कहना है कि वो कुछ करते नहीं है ऐसा चाहिए वो, बट हम लिख नहीं सकते हैं ये ऐसा। हाँ बट मतलब हाँ कॉपी में ठीक लिखने वाली बात नहीं है, बट प्रैक्टिकलिटी यही है कि फूड वगैरह है। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पर इससे ऐसे कभी गरीबी जाने ही नहीं वाली। कितना भी खाना दे दो किसी को, ऐसे गरीबी हाँ थोड़ी नहीं, चली जाएगी उसकी। हाँ नहीं नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं, बट ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से पहली बात वो मतलब मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मतलब कि रियलिटी यही मुझे है। ना वो टैक्स सिस्टम पसंद नहीं है कि गरीबों पे तो कोई टैक्स नहीं, और जो कमा रहे हैं मेहनत भी कर रहे हैं चलो टैक्स दे रहे हैं, पर इनसे भी लेना चाहिए, फिर उन्हें लगे कि हाँ मतलब कि हमें और अर्न करना है, कुछ करना नहीं है। नहीं, टैक्स तो देते हैं, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स देते तो हैं। इनडायरेक्ट तो देते हैं, डायरेक्टली इनकम टैक्स तो नहीं देते ना, और इनकम के इनकी बारे में सोचते भी नहीं इतना।
इनकम है ही नहीं तो इनकम टैक्स कहाँ से वो देंगे? इनकम इसलिए तो नहीं है ना, वो सोचते ही नहीं इनकम के बारे में, जो फ्री में खाना मिल जाता है, रहना मिल जाता है, और उन्हें कुछ चाहिए नहीं होता। नहीं 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 नहीं, आप बहुत ज्यादा भावुक हो गए प्लीज। इतना मुझे ना ये नहीं। सिस्टम पसंद नहीं है कि ऐसे गरीबी चली थोड़ी जाएगी, सारी जिंदगी हम पॉवर्टी पॉवर्टी करते रहेंगे ऐसे तो। हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, इस पे मैं आपको एक अच्छे से रिसर्च करके अच्छे से हम्म। डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के बाद इसीलिए तो हर साल क्वेश्चन भी आता है पॉवर्टी पे, और आता ही रहेगा, क्योंकि ये तो कभी जाने नहीं वाली ऐसे सिस्टम में। नहीं, इस पे मैं एकदम पूरा आपको डिस्कशन करता हूँ इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद, ठीक है? करेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं समझ गया आपका क्या कंसर्न है एक। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं उसमें बता रहा था कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी में हम क्या करते हैं, एजुकेशन वगैरह इन सबको हमने प्रमोट कर दिया, ठीक। एजुकेशन और एक स्किल डेवलपमेंट हम करते हैं, जस्ट लाइक जैसे स्किल लेके आते हैं, स्किल के लिए हम, वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रोग्राम लेके आती है, ठीक, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि जस्ट लाइक मान लो कि ये एकदम से आप किसी को स्किल नहीं सिखा सकते हैं, ठीक। तो ये एक लॉन्ग टर्म वो है, इससे क्या होगा, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी एलिवेशन होगा, इनडायरेक्टली हर एक चीज लूप होल में है अगर देखा जाए तो, ठीक। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म में हम बेसिकली किन किन चीजों पे फोकस रख लेते हैं, किन किन चीजों पे हमें करने की जरूरत है, ये वाली चीज, ठीक। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट आपका है हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है बेसिकली, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब आप बोलेंगे सर इन्वेस्टमेंट मॉडल की क्या जरूरत है, इन्वेस्टमेंट मॉडल मतलब इन्वेस्टमेंट तो सिंपल हम इतना जानते हैं कि पैसा हमारे पास है, सीधा इन्वेस्ट कर दो, कल को रिटर्न आ जाएगा, यही इन्वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आपके पास पैसा है, आपने किसी के मतलब स्टॉक खरीद लिए, ये सारी चीजें खरीद लिया, हो गया इन्वेस्ट, नहीं। इन्वेस्टमेंट इसके अलावा भी होता है, गवर्नमेंट की भी तो इन्वेस्टिंग होती है ना काफी सारी चीजों में। अब जस्ट लाइक मैं आपको इसमें चीजें समझाता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, जो आपका कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रही है, ठीक, गवर्नमेंट कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाती है, ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद और इसमें इन डिटेल चीजों को कर लेंगे। ये चलो फेज वाइज चल लेता हूँ, चलो फेज वाइज चलता हूँ। फेज वन, इन्वेस्टमेंट क्या है क्या नहीं, फेज वन 1951 69, 1951 से 69 के बीच में क्या हो रहा था, फेज टू, फेज टू, फेज टू, फेज टू 1970 से 1970 से 73, और ये क्या क्या था ये मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है, नो इशू। फेज थ्री, फेज थ्री 1974 से 1974 से 1990, और एक और फेज आया जो कि हमारा 1991 के बाद आया, 90 1991 के आया फेज फोर। ये बेसिकली क्या है, ये जो मैंने फेज लिखे हैं, फेज फेज फोर था ये। अब ये क्या है बेसिकली, लिख तो दिया मैंने, क्या नहीं, देखो, ये फेज का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट कोई चीज लेके आ रही है, स्कीम लेके, मतलब कुछ भी लेके आई, या कुछ भी ऐसा जो वो बिल्ड कर रही है, रेलवेज को बिल्ड कर रही है, रोड्स को बिल्ड कर रही है, मान लेते हैं रोड्स को बिल्ड कर रही है, रोड्स बना रही है, मतलब कुल मिला के ऐसे समझ लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, ठीक। और इसके अलावा भी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके चल रही है, और उसके लिए भी चीजें लेके आ रही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह कर रही है। अब सरकार पैसा खर्च करती है, अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास सारा पैसा है और वो एक ही बार में हर एक चीज खुद ही कर देगी। अब ये जो फेज लिखा है, ये फेज मैंने सिंपल इसलिए लिखा है कि जिस टाइम पे हम आजाद हुए थे उस टाइम पे हम क्या चीज लेके चलते थे, किस तरीके से गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी, और क्या रिटर्न आ रहा था क्या नहीं था। सबसे पहले मैं आपको फेज वन बताता हूँ, फेज वन यानी कि 1 मिनट है। जो कि 1951 से 69 के बीच में था। इस टाइम पर गवर्नमेंट किस तरीके से चीजों को लेके चल रही थी, ये ऐसा फेज था जिसके अंदर में स्टेट लेड डेवलपमेंट आपको देखने को मिला। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, यूटिलाइज कर रही थी जितने भी एक्सटर्नल एंड इंटरनल मीन्स थे, जिससे कि बेसिकली मतलब कुल मिला के ये था स्टेट स्टेट लेड डेवलपमेंट
इस तरीके से था कि जितने भी उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल, जितने भी उसकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीन्स हैं, यानी कि जो भी उसके पास चीजें हैं, चाहे वो इंटरनली एक्सटर्नली, वो उन सबका इस्तेमाल कर रही थी रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पे एकदम से हमारे पास देश आया था, और एकदम जब देश हमको सबसे पहली बार चलाने के लिए मिला, तो हमें लोगों का ध्यान, मतलब एक तरीके से हमको रिसोर्स एलोकेट करना था। तो वो अपने हर एक चीज को अपना रही थी, जिससे कि वो एक तरीके से क्या कर सके, रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके पीपल तक। अब इसमें उसने क्या क्या करा, इसका जो मेन फोकस है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। तो जो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट, सच किसी का माइक, तो इस टाइम पे जो गवर्नमेंट का जो एम था बेसिकली, वो क्या था, रिसोर्स एलोकेशन पे। रिसोर्स एलोकेशन पे कि हमको लोगों तक सबसे पहले क्या करना है, रिसोर्स एलोकेट करने हैं पीपल तक। ठीक, रिसोर्स एलोकेट करने हैं। तो इसी की वजह से अगर आप देखें, जो अभी मैंने आपको 5 ईयर प्लान वगैरह बताए थे, तो क्या मेहलोनोविस प्लान लेके आया गया था, जिसमें इंडस, जिसमें फोकस करा गया था किस पे, सेकंड 5 ईयर प्लान था या फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये जल्दी से बताओ। अभी जस्ट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फिनिश करा है, आई थिंक दो तीन प्रीवियस लेक्चर पहले ही, मेहलोनोविस प्लान। ठीक, बेसिकली इसका ये एक ऐसा मतलब प्लान था जो कि इस पीरियड के दौरान लाया गया था। और इस टाइम पे हमने काफी सारी चीजें करी। क्या, कि हमने अपने यहाँ की क्या देखा, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा, टैक्स सिस्टम कैसा चल रहा है, फिस्कल पॉलिसी हमें कैसी लेके चलनी पड़ेगी, जिससे कि हम एक तरीके से लोगों की एक भलाई के लिए, यानी कि लोगों को रिसोर्स एलोकेट करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट कर सके एक बेहतर वे में। तो यानी कि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, वो एक इस तरीके से चीज लेके चल रही थी कि जिससे कि रिसोर्सेस पहुंच सके। इतना ध्यान रखना बस कि रिसोर्स एलोकेशन पे इनका मैक्सिमम ध्यान था, और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी 1991 वाले जो है ना, वो ज्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एज सच इतना कुछ खास नहीं था इनमें भी। 1970 1970 और 73 के बीच में गवर्नमेंट इस किस तरीके से इन्वेस्ट कर रही थी, वो इस तरीके से इन्वेस्ट कर रही थी कि इसका मेन एम ये था कि उसको इंडस्ट्रीज बढ़ानी है। इन्वेस्टमेंट उसका बेसिकली इंडस्ट्रीज को लेके था, इंडस्ट्रीज को लेके था। एग्रीकल्चर से हम डायरेक्टली शिफ्ट हो गए थे इंडस्ट्रीज पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई एक बेहतर वे में। ठीक, एक बेहतर वे में इंडस्ट्रीज पॉलिसीज वगैरह लेके आई, जस्ट लाइक जैसे इंडस्ट्री पॉलिसी, आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको 1970 की देखने को मिलती है, ये हम पढ़ेंगे आगे वैसे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेके आई 1970 के अंदर में। तो यानी कि 1970 और 73 के बीच में जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था गवर्नमेंट का, वो इंडस्ट्रीज को लेके था। ठीक, इस चीज को ध्यान रख लेना। जो फेज थ्री आया जो फेज थ्री आया जो फेज थ्री आया 1974 से 90 के बीच में, इस टाइम पे गवर्नमेंट किस चीज को लेके ज्यादा इन्वेस्ट कर रही थी। इस समय जो गवर्नमेंट थी, वो देख रही थी फॉरेन कैपिटल, जिससे कि वो फॉरेन कैपिटल को क्या कर पाए, अट्रैक्ट कर पाए। क्योंकि इस टाइम पे धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी की खस्ता हालत होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से 1991 में हम एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे। तो फॉरेन कैपिटल को काफी अच्छी तरीके से क्या कर सके, एक अट्रैक्ट कर सके। और प्लस यहाँ पे और किस चीज पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा गया, टेक्नोलॉजी पे। अगर आपको पता हो तो 1985 में कौन लेके आया था, राजीव गांधी जी, कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस, इन्वेस्टमेंट करा गया। बेसिकली इन्वेस्टमेंट मॉडल पढ़ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट किन किन चीजों पे ज्यादा करा जा रहा था उस टाइम पे, तो टेक्नोलॉजी पे भी बहुत एक अच्छे लेवल पे करा गया था इन्वेस्टमेंट को। ठीक, और इसके अलावा गवर्नमेंट का जो मेन यहाँ पे जो चीजें चल रही थी, और वो क्या चल रही थी, पीएसयूज वगैरह पे काफी अच्छी तरीके से कर रहे थे ये इन्वेस्टमेंट। ठीक, और अगर आप देखेंगे हेल्थ वगैरह पे भी बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। ठीक, हेल्थ वगैरह, एजुकेशन वगैरह, इन सारे सिस्टम पे भी ये बहुत मतलब ठीक ठाक लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। ओके, पीएसयूज पे कर ही रहे थे ये, पीएसयूज पे ये अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे थे। तो इतना थोड़ा ध्यान रख लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है फेज फोर। इसमें किस तरीके से चीजें लेके चली जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हल्का सा, हल्का सा क्या, इंपॉर्टेंट ही यही है।
फेज 4 जो है, फेज 4 1991 से अभी तक कंटिन्यूटी पे है ये। देखो, इसके अंदर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट तो कर रही थी। पहले मैं चलो मेन मेन चीजें बता देता हूँ कि किन किन चीजों पे इन्वेस्ट कर रही थी, अगर आप देखें तो। फिर उसके बाद में इनके मॉडल्स बताऊंगा कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट लेके चल रही थी। देखो, यहाँ पे धीरे धीरे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आ गए थे। न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह इन सब पे इन्वेस्टमेंट करने लगी थी गवर्नमेंट। ठीक, न्यूक्लियर रिसर्च वगैरह पे इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी तरीके से स्टार्ट हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफी अच्छी तरीके से इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इन्वेस्ट करा उसको इम्प्रूव करने के लिए। और इसके लिए गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल्स भी लेके आई। ये मॉडल्स मैं बताऊंगा अभी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक, पीपीपी मॉडल्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी लेके आई है कि आप भी इन्वेस्ट करो, वो चीज मैं बताऊंगा। सिंपल अभी ये देख लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करा, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टिसिपेशन वगैरह करके। ठीक, पीपीपी करके। और उसके बाद ये और चीजें क्या करने लगे, इन्होंने काफी सारे अलग अलग मॉडल्स बनाए। बट उससे पहले एक और चीज की, इन्होंने सोशल सेक्टर पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया। सोशल सेक्टर पे भी इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट करना और ज्यादा स्टार्ट कर दिया था। कॉरपोरेट सेक्टर पे भी इन्होंने काफी इन्वेस्ट कर दिया था। कॉरपोरेट कॉरपोरेट सेक्टर पे भी ये काफी इन्वेस्ट करने लगे थे। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफी सारी 2-3 मेथड लेके आए कि यार गवर्नमेंट ने सोचा यार सारा पैसा तो अब हम नहीं लगा सकते। मतलब मान लीजिए कि ए गवर्नमेंट है, बी एक प्राइवेट वाला है। गवर्नमेंट के पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो सारा पैसा लगा दे या सारी चीज अच्छे से कर सके। उसने देखा इसके पास पैसा है, इसको भी लेके आओ अपनी तरफ। तो इसको कैसे लेके आए, इसको बोला कि एक काम करो, हम तुमको कुछ प्रॉफिट शेयर देंगे और तुम इधर आओ, तुम भी पैसा लगाओ। अब वो बी वाला जो है वो बहुत ज्यादा चालाक इंसान है, क्योंकि बिजनेस माइंडेड इंसान है वो। अब बिजनेस माइंडेड इंसान को प्रॉफिट तो दिखता है, लेकिन उसको तरीके भी दिखने आने चाहिए ना, कि किस तरीके से उसको लगता है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा। यार कोई भी बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा, लेकिन वो एकदम से मीठी गोली नहीं चूस सकता है किसकी, गवर्नमेंट की, कि आपने बोल दिया प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट आप मिल जाएगा। नहीं, उसको चाहिए पूरा प्रॉपर मेथड। मेरे को बताओ कि मैं यहाँ पे आपके साथ अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरे को रिटर्न कैसे मिलेगा, या मेरे को कैसे फायदा होगा। तो गवर्नमेंट लेके आई मॉडल्स। अब वो मॉडल्स क्या क्या है, देखो भाई, ये काम कर लो, या तो आप सीधा आके, मतलब चलो मैं मॉडल्स के नाम लिख देता हूँ पहले। ट्रिपल पी, और इसके अलावा बोट। बोट, ये बोट वाले स्पीकर की बात नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है। एक बी डबल ओ, एक लेके आई बूट, बी डबल ओ टी। ठीक, इसके अलावा क्या लेके आई, बी एल टी, बी एल टी। इसके अलावा बोल्ट, इसके अलावा बोल्ट, डीवीएफओ। ये बेसिकली क्या है, ये बहुत मतलब टर्म तो ऐसी लग रही होंगी कि ये क्या क्या मैंने लिख दिया है। डीबीएफओ, डीबीएफओ, डीबीओटी, डीबीओटी, डीसीएमएफ, डीसीएमएफ। Go ठीक है, that और side, इसके go अलावा that और side. भी थे। प्लीज माइक को ले लीजिए। Go. अभी बेसिकली है क्या, इसके अलावा और भी हैं, बट इतने ही पढ़े, मतलब इनमें से भी ये सारे भी नहीं पता होने चाहिए, एक दो भी अगर पता है तो ठीक है। सबसे पहले पीपीपी। पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टिसिपेशन। यानी कि इसके अंदर में क्या, एक इनका मेन एम था, ये 10th प्लान में लाया गया था। ठीक, अच्छा, आप अगर आपसे मैं पूछूं ये पीपीपी है क्या, आपका क्या एक रिएक्शन आएगा। व्हाट इज पीपीपी, मतलब आपने बहुत बार सुना होगा, पब्लिक, बताओ जल्दी से जितने मैं लिख रहा हूँ, एनीवन प्लीज, कुछ भी Public अगर ध्यान में private आता है तो। partnership. इसमें क्या है ये, मतलब ये बेसिकली क्या चीज है ये, क्या कर रहे हैं हम इसमें। अंशिका जी, आपको कुछ पढ़ा है अभी नहीं। Sir, manage projects
and in private sector companies to fund. ओके, और कुछ? And it also focuses on efficiency. ओके, um, इस ओके, नहीं नहीं ठीक है, देखो बताया, बताना इम्पोर्टेंट है, गलत है सही है डजेंट मैटर, लेकिन उसके बारे में बोलना जरूरी है, पता होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि देखो एट द एंड मेन आंसर राइटिंग आपको ही करनी है, आपको सोचना आना चाहिए, ठीक, जिस सोचने के लिए आप गलत सोचें या सही सोचें वो हम बता देंगे कि आप कहाँ गलत है, बट सोचो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सीधा सीधा अगर देखा जाए तो इसमें क्या कर रखा है, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक की, प्राइवेट की। अब आप बोलेंगे कि सर पब्लिक और पीपल तो एक ही है कि नहीं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, पीपल्स पार्टनरशिप बेसिकली। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो एक ही है, तो अब इसमें हम इसको कैसे मतलब एक तरीके से डिफाइन करें, या इसमें हमें एक तरीके से मतलब इसमें गवर्नमेंट किस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है? तो देखो इसमें बेसिकली क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर में कि गवर्नमेंट आपको सीधा सीधा एक क्या चीज बोलती है, एक आपको मतलब बोलती है कि भाई एक काम करो, ये एक कोलेबरेशन है बेसिकली, अगर देखा जाए तो इट्स अ कोलेबरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड, गवर्नमेंट भी सही नहीं लिखा गया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, कि भाई जितने भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, आप आइए हमारे साथ हाथ मिलाइए और हम दोनों मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारते हैं। अब वो बोलता है कि चलो ठीक है हम इसको सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब गवर्नमेंट अब उसको बोलती है तीन चार मॉडल के लिए, भाई एक काम करो। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट क्या लेके आई कि आप हमारे साथ हाथ मिलाओ और हम चीजों को बेहतर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब सामने वाला सोच रहा है कि सर मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, अब मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं आपको कुछ रुपए दे देता हूं, मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, मनी दे दिया, ठीक, लेकिन अब आप मेरे को कैसे मतलब मान लीजिए कि कोई एक रोड दिया, मतलब एक गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे दे दिया बनाने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को। अब उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है और प्राइवेट का क्या रोल है? अब उसमें गवर्नमेंट कैसे उसमें अपने आप का फायदा देखेगी, और जो प्राइवेट है वो कैसे फायदा करेगी? जो ये मैंने लिखा है बोट, इसका मतलब क्या है? बोट है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ध्यान रखना, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, मैं यहीं पे ही कहा, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, बिल्ड ऑपरेट, ऑपरेट ट्रांसफर। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आप ही इसको बिल्ड करिए, आप ही इसको ऑपरेट करिए, बाद में जब भी आपका पैसा यहां से रिकवर हो जाए फिर हमको ट्रांसफर कर देना। मतलब कुल मिला के ये वो वाली चीज है कि मैंने आपको कोई चीज बोला, मान लीजिए कि आपको मैं एक प्रोजेक्ट देता हूँ, यार एक काम करिए मेरी यहाँ पे जमीन पड़ी है, आप यहाँ पे एक पीजी बना दीजिए, और इस पीजी को आप अपने आप बिल्ड करिए, और जब तक आपको ऑपरेट कर, जब तक आपको लगता है कि आपका पैसा रिकवर हो गया है पूरा अच्छी तरीके से, उसको बनाइए और वहां से उसको ऑपरेट करिए, और फिर बाद में उसको ट्रांसफर करके मेरे को दे दीजिए, वो मेरा चलता रहेगा, क्योंकि एट लास्ट जमीन तो मेरी ही है। जितना आपने उस पर पैसा बनाया है, मतलब एक तरीके से लीजिंग वाली चीज होगी कि हाँ ठीक है आपको मैंने ये लीज पे दे दिया, तब तक जब तक आपका पैसा रिकवर ना हो आप इसको यूज करिए। या मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब जैसे फ्रेंड्स हैं, किसी ने किसी से पैसे उधारी पे ले लिए, अब आपको लग रहा है कि भाई ये ऐसे तो पैसे नहीं देगा, एक काम करते हैं, इसकी गाड़ी है, इस गाड़ी को मैं तब तक चलाऊंगा, इसका पेट्रोल तब तक खर्च करूंगा जब तक मेरे 1,000 रुपए वसूल ना हो जाए। उसके बाद आप एट लास्ट उसको गाड़ी लौटा देंगे ना, मान लीजिए कि कार है उसके अंदर 1,000 रुपए का पेट्रोल भरा हुआ है, और आपने अपने फ्रेंड को 1,000 रुपए दे रखे हैं, वो आपको लौटा ही नहीं रहा है बहुत दिन से, कोई दिक्कत नहीं है, वो चलता है सबके साथ,
अब वो नहीं लौटा रहा है और आप मांग भी नहीं सकते यार, इतना बार बार वो करे जाएंगे तो फिर दोस्ती में भी दरार आ जाएंगी। ठीक। तो आप बोलेंगे क्या वो कैसा करा जाना चाहिए। तो उसकी गाड़ी में 1000 का पेट्रोल है, आप गाड़ी ही ले गए उसके, वही पेट्रोल आप खर्च करके आए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने उसकी गाड़ी के आप ओनर बन जाएंगे। आपने वो 1000 रुपए अपने वसूल करे, गाड़ी लाके खड़ी कर दी कि भाई देखो लो तुम्हारी गाड़ी की चाबी। अब वो ये नहीं कहेगा आपसे कि ला वो 1000 रुपए दे दो, वो जो पेट्रोल खर्च करा था, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि यार इसके 1000 रुपए मेरे ऊपर उधार आए हुए हैं। तो ये अगर मैं इससे बोलूंगा 1000 के पेट्रोल के लिए, तो ये अपने 1000 मांग लेगा, तो बात तो बराबर ही है। ठीक। तो वही चीज है कि आप आइए, ऑपरेट करिए, ट्रांसफर करके हमको चले जाइए, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है सच। ठीक। ये आप उसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई, आप एक काम और करिए, बिल्ड करिए, ओन करिए और ऑपरेट करिए। बिल्ड करिए मतलब आप हमारे साथ हमको इतना पैसा एलोकेट कर दीजिए कि मान लीजिए कि आपको मैंने कोई एक जमीन दी। ठीक। लेकिन आप उसका मेरे को कुछ पैसा दे दीजिए, जिससे कि क्या हो कि मेरे को भी वहां से कुछ फायदा हो जाए। मतलब या तो आप बिल्ड करिए उसको, बिल्ड करिए उसको, ओन करिए उसको आप खुद, और उसको ऑपरेट भी खुद ही करिए। जितना भी पैसा है, एक तरीके से नहीं होता कि बताओ मुंह मांगी कीमत कितनी लोगे, इसके बाद हम इस जमीन के मालिक हो जाएंगे, हम जो भी है वो कर लेंगे, तो वो वाली चीज भी हो जाती है कई बार। ठीक। अब वो भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, बट अभी किस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या चलता है, एक मतलब एक मॉडल चलता है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट वाला। अब उस तरीके से एक बूट आ जाता है, बूट। बूट, ये वो वाले बूट नहीं है जो हम पहनते हैं, ये दूसरा बूट है। इसमें क्या हो जाता है, बूट, बूट का मतलब होता है बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर। कि आप मतलब BOO वाले में से सिर्फ एक लास्ट में एक चीज और आ गई है कि आप स्टार्टिंग में हमको पैसा मत दो, कि आपको लग रहा है कि हम इतना पैसा आपको, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आपको दे दिए हैं, आप एक काम करो, आप ये भी पैसा मत दो, आप बिल्ड भी करो, ओन भी करो, कुछ ऑपरेट भी करो, ओन भी करो, आप कुछ साल के लिए, लास्ट में हमको ट्रांसफर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। आप बिल्ड भी खुद करो उसको, ओन भी कर लो, ऑपरेट भी कर दो, लेकिन कुछ सालों बाद हमको ट्रांसफर कर देना, या तो आप ये वाला इन्वेस्टमेंट मॉडल कर लो हमारे साथ। ठीक। अब BLT, BLT में क्या है, BLT यानी कि बिल्ड लीज ट्रांसफर। बिल्ड कर लो, बिल्ड करो, इफ अगर आपको लीज पे लेना है हमसे कुछ सालों के लिए, वो आप लीज पे ले लो, लीज जैसी खत्म हो जाए तो हमको ट्रांसफर कर देना वो चीज। ठीक। अब मैं अभी बताऊंगा अभी किस तरीके से रोड्स वगैरह में इन सब में ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक। या तो आप इस तरीके से हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर लो। फिर आता है बोल्ट, BOLT, बोल्ट। इसके अंदर में क्या बोला जाता है कि या तो बिल्ड करो, ऑपरेट करो, लीज करो, ट्रांसफर भी कर दो। यानी कि ये जो है, बिल्ड कर लो, बनाओ, ऑपरेट कर लो, लीज पे ले लो, और बाद में ट्रांसफर कर देना, बाद में उसको ट्रांसफर कर देना हमको, जब जाना चाहो, जब तक आपको लीज पे लेना है तब तक लीज पे लेके उसको अच्छी तरीके से करो। DBFO, DBFO बेसिकली क्या, डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट। डिजाइन कर लो, फिर बिल्ड कर दो, फाइनेंस कर दो, या ऑपरेट कर लो। बिल्ड कर लो, फाइनेंस कर लो, ऑपरेट कर लो। ठीक। लास्ट में यहाँ पे एक T जुड़ जाता है, यानी कि बिल्ड कर लो, डिजाइन कर लो, बिल्ड कर लो, फाइनेंस मत करो, ऑपरेट करो, लास्ट में ट्रांसफर कर देना। ठीक। DCMF यानी कि डिजाइन कर लो, कंस्ट्रक्ट कर दो, मैनेज कर दो और फाइनेंस भी कर दो, सब कुछ तुम ही कर दो। अब किस किस तरीके से कौन कौन सा मॉडल कहाँ पे यूज हो रहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आज का टाइम यहीं पे फिनिश हो गया है आई थिंक। तो मैं कल के लिए आपको टारगेट दे देता हूँ, ये इन वाले मॉडल्स की एप्लीकेबिलिटी भी मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा, ठीक, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाइड होंगे। कल के लिए हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह। ठीक। ये वाला थोड़ा सा इनकी एप्लीकेशन बता के कल के लिए, आज तो नीति आयोग नहीं हो पाया, नीति आयोग वैसे मैं बीच बीच में बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में, नीति आयोग रह गया है। ठीक। और कल के लिए वो जो रह गया है उसकी एप्लीकेबिलिटी, जो मैंने आपको अभी बताया, एप्लीकेबिलिटी उसकी देख लेंगे, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे क्या चल रहा है। और फिर चैप्टर नंबर हम 6 चालू करेंगे। यार सबसे ज्यादा मजा आएगा मॉनेटरी पॉलिसी करने में, बैंकिंग वगैरह वाले में, वो तो एकदम मेरा अच्छा एरिया, कोर एरिया, सबसे इंटरेस्टिंग एरिया वही है। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं। चैप्टर नंबर 6 छोटा सा ही है, कल फिनिश हो जाएगा, परसों स्टार्ट हो जाएगा आपका क्या, इन्फ्लेशन। उसमें मजा आएगा, वो तो बहुत ही बेस्ट पार्ट है, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, ये वो।
तो कल चैप्टर नंबर 6 रमेश सिंह का है। इफ अगर आप कोई सी भी बुक फॉलो कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर लेना, नो इशू। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वही एलपीजी वगैरह ये सब पढ़ लेंगे, ठीक, या उसके अलावा जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वो देखेंगे, ठीक। तो नीति आयोग देख लेंगे, एप्लीकेबिलिटी जो आज हमने देखी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, और फिर परसों इन्फ्लेशन। मस्त एक चैप्टर स्टार्ट होगा, वो बेस्ट चैप्टर है, मतलब अपने आप में बहुत बढ़िया, ठीक। एक सेकेंड। आप सर सीसैट पढ़ाते हो क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक वो सेकेंड। सर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। मतलब सी मैं अभी सेट, ऐड हुई हूँ ना, तो मैंने पढ़ा नहीं अभी तक वैसे भी। वो तो सी सेट चल रहा है ऑलरेडी। तो आप मतलब अभी उसके कितने लेक्चर हुए हैं? 16 लेक्चर हुए हैं अभी। आप वो मैथ्स के? बैक, हाँ मैथ्स के, आप उसमें वो देख लीजिएगा मतलब। और बाकी तो जो मैं डेली क्लास लेता ही हूँ रात में 9 बजे, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। बाकी जो उससे पहले के हैं आप वो प्ले लिस्ट में देख लें, कोई इशू। तो अभी मतलब अप्रोक्स कितने लेक्चर्स रह रहे हैं आपके, कितने में होगा कवर? देखो मैं इन डिटेल कर रहा हूँ, एटलीस्ट ये जाके फिनिश हो जाएगा 50 लेक्चर्स में एटलीस्ट। तो 13 में अभी तक क्या क्या पढ़ा चुके हैं आप? 15 हुए हैं अभी, 16 लेक्चर हुए हैं। नंबर सिस्टम 10 लेक्चर्स में फिनिश हुआ है, और परसेंटेज 5 या 6 पार्ट में। और अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है। सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से आते हैं, तो नंबर सिस्टम में 10 घंटे लगे हैं उसको फिनिश करने में लगभग। इन डिटेल पढ़ाया, मतलब जस्ट लाइक जैसे कि किसी को अगर टू हम्म। प्लस टू भी नहीं पता है कि 4 होते हैं, तो उसको सिखाया है कि 1 + 1 2 होते हैं, फिर 2 + 2 4 होते हैं, वैसे देखना एक बार। और क्वेश्चंस भी देते हो? हाँ क्वेश्चंस भी हम कराते हैं, पीवाईक्यू भी कराता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। चैप्टर अच्छा ठीक फिनिश है, होने वो के फिर मैं बाद। आपके यूट्यूब पे है ना, उससे कवर कर हाँ लूंगी। हाँ 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 हाँ। मैं हम्म। आप ग्रुप में प्लेलिस्ट है वहां से देख लीजिएगा, या मेरे को मैसेज सेंड कर देना तो मैं आपको प्लेलिस्ट सेंड कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपका 9 बजे ही रहेगा? हाँ टाइम तो मेरे स्टार्टिंग से सी सेट का 9 बजे है, और इकोनॉमिक्स का सुबह 11 बजे है। रात में आज से मैं एक चीज और चालू करा है कि वो 11 बजे से, मतलब बेसिकली जो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक जैसे इंडियन रिवर हो गए, या नेशनल पार्क पूछ लेता है बहुत बार, या बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह, तो उसको भी मैंने स्टार्ट करा है। आज देखते हैं, करेंगे। और 8 बजे कभी कभी होती है क्लास या फिर डेली? नहीं 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 नहीं, 8 बजे डेली नहीं होती है, वो एक स्पेशल सेशन होता है, जस्ट लाइक जैसे कोई ऑफिसर आ रहे होते हैं, या मेंटरशिप सेशन होता है, जस्ट लाइक जैसे आज का है वो स्पेशल सेशन है। एक बोबिल सर हैं वो आ रहे हैं, या कोई आईपीएस ऑफिसर आए, तब जस्ट लाइक जैसे गौरव त्रिपाठी जी, मे बी उनके चांसेस हैं आने के संडे में। तो अगर वो आएंगे तो उनके साथ स्पेशल सेशन रख लेंगे, या कोई एक आईएएस ऑफिसर आ रहा है तो उनके साथ, ऐसे रहता है, वो फिक्स नहीं है डेली का। अच्छा ठीक है सर। सर हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर आप थोड़ा 8 बजे से रख सकते हो मेंटरशिप सेशन? मेंटरशिप सेशन डेली नहीं करेंगे, आज सिर्फ स्पेशल सेशन है 8 बजे से, 8 से 8:30 बजे। नहीं नहीं सर, मतलब आप जब मेंटरशिप हाँ हाँ, सेशन जब करोगे, ओके ओके, जब भी बिकॉज करेंगे सर तब। आई हैव क्लासेस इन दैट टाइम, सो आई। ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू, मैं वो कर दूंगा। अभी जब मेंटरशिप सेशन हम रखेंगे आगे, तो तब हम 8 बजे ही रखेंगे, नो इशू, ठीक। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, इफ अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट को रिजॉल्व कर दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, आप